जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को टीम शिक्षा चैनल की तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। आपका दोस्त मॉर्निंग का करंट अफेयर्स लेके आ गया है। आज 18 अगस्त है। आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके वनडे एग्ज़ाम में आएंगे उन सभी को इम्पोर्टेंट बना के मैं पूरा आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में आपको क्विज याद करना नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए विद डिटेलिंग, वैसा मैं आपको बताऊंगा। चलिए, लास्ट की वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन ऑफ द डे में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब और कहाँ हुई। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई, इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। इसका हेड ऑफिस जो है, हेडक्वार्टर, ये न्यूयॉर्क में बनाया गया। न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं। देखिए, ये है यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन है, ये वहाँ की असेंबली यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। उसमें जैसे कई देश हैं, जिसमें से 5 देश जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं। जैसे कि पहला देश चाइना, दूसरा फ्रांस, तीसरा रशिया, चौथा यूनाइटेड किंगडम, पांचवा यूएसए। ये 5 देश जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं, जिनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई देश जो बाकी नॉन 10, पहले उसको वीटो पावर को समझाने से पहले बाकी मैं बता दूं। और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनका 2 साल का टर्म होता है। अब ये 2 साल जो है, जैसे अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ से 3 देश होते हैं, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर से 2 और ईस्टर्न यूरोप से 1। तो इन 10 में से इन सभी को जो चुना जाता है वो 2 साल का इनका टर्म होता है और हर साल चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे जो वीटो पावर होती है, जैसे कोई भी देश अगर आता है, नॉन परमानेंट के अलावा कोई देश आता है, तो अगर उसने कुछ क्लेम किया कि मुझे ये यूनाइटेड नेशन से पास कराना है, अगर किसी इन 5 ने वीटो लगा दिया, किसी एक ने भी वीटो लगा दिया, तो वो सेंक्शन पास नहीं हो सकता है। ये वीटो पावर होती है। देखिए, अभी आप सुने होंगे इंडिया का, यहाँ पे इसलिए मैं यूनाइटेड नेशन के साथ दिखाया। अभी 100 यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई थी इंडिया के लिए, तो इंडिया 2021 से यूनाइटेड नेशन का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है। 2 साल का टर्म है। इसमें क्या है, यूनाइटेड नेशन में 194 वोटों में से 184 वोट भारत के पक्ष में पड़े हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। यूनाइटेड नेशन में 184 देश जो है वो भारत के पक्ष में, कि भारत नॉन परमानेंट मेंबर के तहत ही पर वहाँ यूनाइटेड नेशन में मेंबर बने, और हम तो चाहते हैं कि भारत जो है परमानेंट मेंबर बने। और यूनाइटेड नेशन को, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्पीच में कहा भी था, कि यूनाइटेड नेशन को फिर से अपने आप को रीजनरेट करना चाहिए, क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन बना था उस समय यही 5 देश उस समय ताकतवर थे। लेकिन अब जो है, अब की स्थिति चेंज हो गई है। कई देश बढ़ रहे हैं। जैसे इसमें 3 ऐसे देश हैं जो अपना यूनाइटेड नेशन में सदस्य बनने के लिए चाहते हैं। पहला हमारा भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा जापान। ये 3 देश चाहते हैं कि हम यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर बन सकें। ये जो है यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, एंटोनियो मैकवल डी ओलिवेरा गुटरेस, ये जो है यूनाइटेड नेशन के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं। यूनाइटेड नेशन का जो हेड ऑफिस है वो आपका न्यूयॉर्क में है। अब चल शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हाल में ही किन 2 भारतीय क्रिकेटर्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। Which 2 Indian cricketer has recently retired from the international cricket? इसका सही जवाब है महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। महेंद्र सिंह धोनी तो 3 साल पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी 2017 में टेस्ट क्रिकेट से, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया। वो सिर्फ अभी आईपीएल ये दोनों लोग खेलेंगे, आईपीएल। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। धोनी ने अपने कप्तानी में भारत को क्रिकेट में 2011
में फिर से भारत को विश्व विजेता बनाया था। इसके अतिरिक्त 2007 में धोनी की कप्तानी टीम इंडिया ने T20 विश्व कप अपने नाम किया था। धोनी का कैरियर साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने टेस्ट के क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की थी। सुरेश रैना अपने 16 साल के कैरियर में भारत के लिए 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जीते। इन्होंने इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं सुरेश रैना ने। Mahendra Singh Dhoni and Suresh Raina have retired from the international cricket. Dhoni, under its captaincy, made the Indian as a world champion again in 2011 in cricket. Apart from this, in 2007, under the captaincy of Dhoni, Team India had named the T20 World Cup. Dhoni started his cricket career in the year 2004 against Bangladesh. Suresh Raina played 18 Tests, 226 ODIs, and 78 T20 international for India. In his 16-year career, meanwhile, he scored more than 7,000 runs in international cricket. देखिए, ये हैं हमारे महेंद्र सिंह धोनी, जिनको बोला जाता है फिनिशर। अब ऐसा कोई प्लेयर नहीं, महेंद्र सिंह धोनी अगर क्रीज पे रहते थे, अगर आखिरी बॉल भी बची है, चाहे बॉलिंग साइड से हो उस समय, चाहे बैटिंग साइड से हो, पूरे इंडियन को ये विश्वास रहता था कि आखिरी बॉल में चमत्कार हो के रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट धोनी करेंगे जिससे टीम इंडिया जीत जाए। और कोई ऐसा प्लेयर नहीं जिसके बारे में कुछ ऐसा कहा सके। और नंबर 1 विकेट कीपर थे, जो पहले एडम गिलक्रिस्ट हुआ करते थे विकेट कीपर, उन्होंने भी ये कहा कि धोनी से बड़ा विकेट कीपर कोई नहीं है। और आप लोग सुने होंगे एक DRS रूल जिसको बोला जाता है, तो DRS रूल तो धोनी के नाम पे ही पड़ गया, धोनी रिव्यू सिस्टम। अगर धोनी ने DRS ले लिया तो आउट होना ही होना है या नॉट आउट होना है। धोनी कभी ऐसा नहीं, धोनी का कभी भी उनका गलत नहीं हुआ अगर उन्होंने DRS लिया है तो। ये इसीलिए DRS जो नियम था उसमें कह दिया गया था, DRS का नाम ही धोनी रिव्यू सिस्टम है। ये सुरेश रैना, ये भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, धोनी राइट हैंडेड बैट्समैन थे। धोनी के बारे में एक चीज़ बताऊं, धोनी जो है वो बेसिकली झारखंड से बिलोंग करते हैं और सुरेश रैना बेसिकली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सुरेश रैना लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, इन्होंने भी बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला, 7,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, इंटरनेशनल मैच खेले, T20 वर्ल्ड कप खेले। इन दोनों की दोस्ती भी बहुत अच्छी है, इन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग। इवन इन दोनों ने 15 अगस्त को धोनी का जर्सी नंबर 7 और सुरेश रैना का जर्सी नंबर 3, 73 इंडिपेंडेंस डे था, इन दोनों ने रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दी। ये पूरे इंडियंस के लिए कुछ धक्का लगा कि धोनी पर ऐसा एक नहीं होना चाहिए। हम लोग की पूरी डिमांड है कि धोनी और रैना का दोनों का एक फेयरवेल गेम होना चाहिए ज़रूर। वैसे ये दोनों लोग IPL ज़रूर खेलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का एक फेयरवेल गेम हो जाए तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। ये दोनों जो हैं, धोनी और सुरेश रैना, ये दोनों लोग IPL की में जो चेन्नई सुपर किंग है उसकी तरफ से खेलते हैं शुरू से। बीच में जब चेन्नई सुपर किंग बैंड हुई थी तो इन दोनों पुणे वॉरियर्स में खेले थे। कुछ समय के लिए रैना ने पंजाब की तरफ से खेला, लेकिन जब चेन्नई सुपर किंग फिर से बनी तो स्टार्टिंग से वे लोग चेन्नई सुपर किंग के लिए खेले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपी में किस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया? विच कैबिनेट मिनिस्टर एंड फॉर्मर क्रिकेट इन यूपी गवर्नमेंट हैज डाइड ड्यू टू कोरोना? चेतन चौहान जो थे पूर्व क्रिकेटर थे, बल्लेबाज, जिनका कोरोना के कारण निधन हो गया। वो यूपी गवर्नमेंट में मंत्री भी थे, कैबिनेट मंत्री। चेतन चौहान भारत के ओपनर बल्लेबाज थे। चेतन चौहान ने टीम इंडिया के लिए 1969 से 1978 के बीच में 40 टेस्ट खेले। इसमें उन्होंने 31.54 के औसत से 2,084 रन बनाए। उनका बेस्ट स्कोर 97 रहा है। चेतन चौहान का जन्म 21 जुलाई 1947 को हुआ था। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के टिकट से साल 1951 में अमरोहा से चुनाव लड़के वे सांसद भी चुने गए थे। Chetan Chauhan was an Indian opener batsman. Chetan Chauhan played 40 test matches for Team India between 1969 and 1978. In this, he scored 2,084 runs at the average of 31.54. His best score was 97 runs.
Chetan Chauhan was born on 21st July 1947. He contested election in 1991 in Amroha on a Bharatiya Janata Party BJP ticket, was elected as a PM from there. देखिए ये है चेतन चौहान। जब ये फॉर्मर बैट्समैन हुआ करते थे, ओपनर से बेस्ट ओपनर माने जाते थे अपने टाइम के। ये उस समय की फ़ोटो फ्रेंड्स, सॉरी थोड़ी सी फ़ोटो ब्लर है लेकिन मैनेज कर लेना फ्रेंड्स। ये हैं चेतन चौहान जब इन्होंने यूपी के कैबिनेट मंत्री के उसमें शपथ ग्रहण किया था। चेतन चौहान जी के बारे में क्या, वो जो ये सुनील गावस्कर जो बेस्ट ओपनर माने जाते थे भारत के, उनके बहुत अच्छे मित्र थे। सुनील गावस्कर को इनकी मौत से बहुत धक्का लगा। उनसे पूछा गया कई प्लेटफॉर्म पे, तो उन्होंने बोला मेरे पास कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है चेतन चौहान जी के बारे में। चेतन चौहान जी उत्तर प्रदेश से सांसद थे। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ आपको मैं हिंट दे दूं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर मदद करेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम गोविंद माथुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कितने वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया सेबी हैज इम्पोज ए फाइन ऑफ 10 lakh rupees on which public sector financial institution for violation of the mutual fund rules. 10% का जुर्माना लगाया। इसमें इन्होंने क्या किया था कि 10% शेयर ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे, वो ज़्यादा इन्होंने रखे थे। इसके वॉल्यूशन रूल के खिलाफ उनको फाइन दिया गया है। सेबी ने जिन संस्थानों पे लगाया है बैन, उनमें भारतीय स्टेट बैंक SBI, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC तथा बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि SBI, LIC और BOB क्रमशः SBI म्यूचुअल फंड है, LIC म्यूचुअल फंड और बड़ौदा म्यूचुअल फंड के प्रायोजक हैं, जिनके पास इन म्यूचुअल फंड में 10% से अधिक की हिस्सेदारी है। इस पे सेबी ने जुर्माना लगाया है इन 3 म्यूचुअल फंड्स पे। The institution which have fined by the SEBI included State Bank of India, SBI, Life Insurance Corporation of India, LIC, Bank of Baroda, BOB. SEBI in its investigation found that SBI, LIC and BOB are a sponsor of SBI mutual fund, LIC mutual fund and Baroda mutual funds. Respectively, he holds more than 10% stake in their mutual funds. इसके खिलाफ सेबी ने इन तीनों बैंक पे 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए ये है सेबी का लोगो है और ये इसकी ऑफिस है। सेबी के जो वर्तमान में जो चेयरमैन है उनका नाम अजय त्यागी है, जिनकी मैं फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट आपको पूछा जा गया कि सेबी जैसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके जो चेयरमैन है वो कौन है वर्तमान में? अजय त्यागी। ये आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चंस में जरूर बनेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल में ही उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्र के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया है? विच ऐप वॉज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस फॉर 151 आंगनबाड़ी सेंटर रिसेंटली डेवलप्ड एज उत्कर्ष आंगनबाड़ी ऐप? इसका सही जवाब है डी, सखी ऐप। उत्कर्ष आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए सखी ऐप का उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनवाड़ियों के लिए सखी ऐप को जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र को उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के किया जा रहा प्रयास सराहनीय है। आगामी 1 वर्ष में 500 और आंगनवाड़ी केंद्रों को उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। सखी एप्लीकेशन के जरिए सभी उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों को आवश्यक निर्देश देंगे। इससे अलावा आंगनबाड़ी में रहने वाले बच्चों के ऑनलाइन शिक्षण का कार्य भी इसी एप्लीकेशन के जरिए होगा। यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी has released the Sakhi app for the Anganwadi. He said that
the effort made by the district administration to make the Anganwadi center an excellent Anganwadi center. It is commendable. In the next 1 year, 500 more Anganwadi center should be developed as the Utkarsh Anganwadi center. Through the Sakhi application, he will give the necessary instruction to all the Utkarsh Anganwadi center. Apart from this, online education of the children living in the Anganwadi will also be done through this application. देखिए, ये है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी. इन्होंने एक उत्कर्ष, जो 151 उत्कर्ष आंगनबाड़ी बने केंद्र हैं, उनके लिए एक सखी ऐप बनाया है, उसका उद्घाटन किया है. सखी ऐप में जो है, जैसे सखी ऐप पे जो उत्कर्ष आंगनबाड़ी की जो इन्फॉर्मेशन, जैसे सूचना जो जाएगी, सर्कुलर जाएगा, उसको इसी ऐप के जरिए सबको पहुंचा दिया जाएगा. और इसमें अमेठी जिले में इसका उद्घाटन हुआ, अमेठी में. और अभी स्मृति ईरानी जी का लक्ष्य है कि 500 और उत्कर्ष आंगनबाड़ी और बाकी नॉर्मल आंगनबाड़ी में अंतर क्या है. उत्कर्ष आंगनबाड़ी को ऐसा बनाया जा रहा है कि वहाँ पे जब भी बच्चे जाएं या कोई भी वहाँ रहे तो एक अच्छा माहौल रहे, और वहाँ पे जो शिक्षण का कार्य भी होता है उसके लिए भी वहाँ पे अच्छा बनाया जाएगा, ताकि वहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा भी अगर हो, जैसे इस समय कोरोना के कारण सभी जगह ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, टीचिंग चल रही है, सभी को स्कूल कॉलेजेस कोचिंग सब बंद हैं, तो वहाँ पे ऐसा हो कि बच्चों को ऑनलाइन के प्रति जागरूक किया जाए, ऑनलाइन पढ़ाया जा सके, वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की जाए सखी ऐप के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मांत शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को वित्तीय संपत्ति कर में कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है. हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर announced the what percentage of exemption on the property tax to religious education institution and the hospital in the state. इसका सही जवाब भी 100%. 100% प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने की हरियाणा सरकार ने घोषणा की है. हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य के धर्मांत शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों में संपत्ति पर 100% छूट देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल में ही कहा है कि सभी धार्मिक स्थलों के लिए अप्रैल जून की बिजली बिलों का सरचार्ज समेत अन्य छूट देने की घोषणा की है. साथ ही नगर निकायों के तहत आने वाले लाल डोरा गांव स्थित रिहायशी संपत्ति के लिए भी संपत्ति कर में एक बार 50% की छूट का भी ऐलान किया गया है. On the evening of the Independence Day, the Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar announced 100% exemption on the property tax to religious institution and hospital in the state. The Chief Minister Manohar Lal Khattar recently announced the waiver of the electricity bill for all religious places, including the surcharge on April to June. Also announced one-time 50% exemption in the property tax for the residential area located in a Lal Dora village under the municipal body. देखिए, अब मैं आपको इसमें डिटेल बताता हूँ. हरियाणा गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, देखिए ये है मनोहर लाल खट्टर, ये जो है हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं. हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है. हरियाणा और पंजाब की ज्वाइंट राजधानी है चंडीगढ़. हरियाणा के जो गवर्नर हैं उनका नाम सत्यदेव नारायण आर्य हैं, जो ये हैं. अब देखिए, ये मैप के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ. ये मैप में ये जो रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये हरियाणा स्टेट है. हरियाणा स्टेट, ये सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भवानी, ये सब इसके डिस्ट्रिक्ट मैप है. ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. देखिए, मनोहर लाल सरकार ने कहा है, हरियाणा सरकार ने, कि जैसे कोरोना के टाइम में, जैसे अप्रैल से जो लॉकडाउन चल रहा था, उस वजह से जितने भी धर्मांत और हॉस्पिटल हैं, उनके जो बिजली के बिल हैं सरचार्ज, उन सभी को 100% का छूट दिया जाएगा. और लाल डोरा गांव के जो रिहायशी इलाके, जो म्यूनसिपल बॉडी के तहत जो घर हैं, उस पर भी एक बार 50% की छूट का ऐलान कर दिया है, एक बार के लिए प्रॉपर्टी टैक्स पे. और जितने भी मंदिर के या मस्जिद के जितने भी चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, हॉस्पिटल हैं, जो भी ऐसे जहाँ पे हैं, उन सभी जगहों के जो बिजली के बिल होंगे, उन सभी को छूट देने का ऐलान कर दिया गया 100%.
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर इंडियन क्रिकेटर्स हैज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई बाइक गो? इसका सही जवाब है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह को ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया है। ई वाहन स्टार्टअप कंपनी ई बाइक गो ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बयान के मुताबिक तो हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के साथ कंपनी का लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाना। उन्हें ई वाहन अपनाने के लिए प्रेरित भी करना है। कंपनी अभी सिर्फ मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और हैदराबाद में अपना परिचालन कर रही है। बयान में कहा गया है कि हरभजन सिंह के जुड़ने से उसे पुणे और चेन्नई जैसे बाजारों में भी बढ़त बनाने में मदद मिल रही है। E-vehicle startup company e-bike go has appointed Indian cricketer Harbhajan Singh as a brand ambassador. According to the statement, the company aimed to reach as many people as possible with the Harbhajan Singh as a brand ambassador. They also have to motivate to adopt e-vehicle. The company currently operates in Mumbai, Bengaluru, Delhi, Amritsar, Jaipur and Hyderabad. The statement said that the Harbhajan Singh joining will be helping to make them as a new market like a Pune and a Chennai. देखिए, अब पहले मैं आपको ई बाइक गो में बताता हूँ। देखिए, ये है ई बाइक गो जो इसका ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह को बनाया गया है, जो कि एक फॉर्मर क्रिकेटर है, जो एक अच्छे स्पिनर थे भारतीय क्रिकेट टीम के, जो अभी भी मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल का मैच खेलते हैं। अब देखिए, ई बाइक गो जो है दिल्ली, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद, अमृतसर में अभी चल रही है। तो उसका पर डे का जैसे जो सब्सक्रिप्शन है, आप इसको सब्सक्रिप्शन जैसे आप लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, इस कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से आते हैं, वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं। ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा, आपका इन्वायरमेंट प्रदूषित नहीं होगा, पॉल्यूटेड नहीं होगा, ये बैटरी से चलेगी। इसका पर डे का जो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन है वो 80 रुपीज़ पर डे का सब्सक्रिप्शन है। इसके सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करना होगा, जैसे आपको वहाँ पे एक आधार नंबर से एक आपका वहाँ कार्ड बन जाएगा। उस कार्ड में आप उसको जैसे मेट्रो कार्ड टॉपअप कराते वैसे उसको टॉपअप कराइए। आप इनका सब्सक्रिप्शन लीजिए, वहाँ पे कार्ड मशीन लगा है, आप 80 रुपीज़ कट ले। आप 2 डेज़ का लेना चाहते हो तो 160 डेज का कट कर लीजिए। तो ये आपके ऊपर है कि कितने दिन के लिए आप लेना चाहते हैं। तो इनका पर डे रुपीज़ सब्सक्रिप्शन लिया गया, पर डे का कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत सस्ता है और ई बाइक है। और अभी आपने सुना होगा जो यूनियन मिनिस्टर है, पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह ने दिल्ली में एक ई बाइक पेट्रोल पंप स्टार्ट किया है, जिसमें ई बाइक के जो चार्जर पॉइंट होते हैं वो पूरा एक बनाया गया है, जाके वहाँ पे ई बाइक्स जो लोग चलाएंगे वहाँ पे आके चार्ज कर सके। जैसे पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं तो उसको ई बाइक का पेट्रोल पंप इसीलिए मैं बोला हूँ, जैसे आप पेट्रोल पंप जाते हैं, पेट्रोल डीजल जो भी लेना आप उसमें डलवाते हैं, वैसे आप ई बाइक के उसमें जाएंगे तो वहाँ पे लेके जाएं, वहाँ पे हर चार्जिंग पॉइंट होगा, आप वहाँ पे अपने बाइक को या स्कूटी को जो भी वहाँ पे वो चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पहल हो रहा है भारत की तरफ से कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ई बाइक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? Which country has recently announced a financial package of $250 million for Maldives financial capital assistance and the $500 million for the Greater Mail Connectivity Project? इसका सही जवाब है इंडिया। इंडिया ने मालदीव के लिए 250 मिलियन आर्थिक सहायता के लिए और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। सरकार मालदीव को कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक अनिश्चितता से निपटने के लिए मालदीव को अर्थव्यवस्था की नई दिशा देने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। भारत सरकार के 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज में से 100 मिलियन डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन डॉलर की एक नई लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल की गई है। भारत सरकार इस घोषणा के माध्यम से
मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के बीच दोनों देशों के बीच संबंध और अधिक मजबूत करने में सहायता मिलेगी। The Indian government will provide $250 million in the financial assistance to the Maldives to deal with the economic uncertainty caused by the coronavirus epidemic to give a new direction to Maldives economy. The Indian government $500 financial package includes a grant of $100 million, a new line of credit, and the $400 million through its announcement of the government of India. It will help the strengthen the relationship between the two countries between current coronavirus epidemic. देखिए, भारत और मालदीव के बीच में आर्थिक सहायता के लिए मदद के लिए हुआ है। भारत कोरोना के कारण में जो मालदीव को जो आर्थिक क्षति हुई है, वहाँ का जो अर्थव्यवस्था गिरा, उसके लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। और 500 मिलियन डॉलर का जो सहायता है वो मालदीव के जो माले प्रोजेक्ट है, जैसे मालदीव में कई आइलैंड्स हैं, तो उन्हीं सभी आइलैंड्स को जोड़ने के लिए 7 किलोमीटर का एक पुल बनना है। उसकी जो कॉस्टिंग है 400 मिलियन डॉलर की उसमें आ रही है, जिसमें से 100 मिलियन डॉलर इंडिया ने पेमेंट कर दिया है और वो 400 मिलियन डॉलर की पेमेंट करना बाकी है। तो वो इंडिया मालदीव को मदद करेगी, जिससे वो जो कनेक्टिविटी है मालदीव अपने पूरे कंट्री में एक जगह तक जहाँ दूसरी जगह तक कनेक्ट हो सकेगा मालदीव। देखिए, अभी ये मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूँ। देखिए, ये हमारा इंडिया है। इंडिया के नीचे जो स्मॉल सर्किल में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये मालदीव है। इसमें कई आइलैंड बने हुए हैं। तो इन सभी आइलैंड को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज का डेवलप किया जा रहा है, जो भारत उसी ब्रिज के डेवलपमेंट के लिए $500 मिलियन दे रहा है। ये मालदीव का नेशनल फ्लैग है। आपको फिगर में थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, ये मालदीव का नेशनल फ्लैग है। मालदीव के जो करंट प्रेसिडेंट हैं, मालदीव के करंट प्रेसिडेंट ये हैं, इनका नाम इब्राहिम मोहम्मद सोहेल है। मालदीव के करेंटली अभी चुने हुए प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम इब्राहिम मोहम्मद सोहेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइवान ने हाल में ही किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट विमान खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ताइवान हैज़ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू बाई लेटेस्ट F-16 जेट फ्रॉम विच कंट्री? इसका सही जवाब है डी, अमेरिका। ताइवान ने अमेरिका से 66 F-16 जेट एयर फाइटर प्लेन्स को खरीदने का MOU साइन किया है। ताइवान ने हाल में अमेरिका से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इससे आगे अमेरिका और चीन के बीच में तनाव बढ़ने की और आशंका है। 1992 के बाद अमेरिका से ताइवान की ये पहली खरीद है। ताइवान के पास पुराने 150 F-16 लड़ाकू विमान हैं। अब ताइवान को नई तकनीक के साथ ये लड़ाकू विमान मिलेंगे। अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन को अगले 10 साल तक F-16 विमान का आधुनिकीकरण संस्करण बनाने का $62 अरब का, जिसको भारतीय रुपए में अगर मैं बात करूं तो 4.65 लाख करोड़ रुपए का ठेका दिया है। Taiwan has recently signed an agreement to purchase the latest 66 F-16 jets from the US. The tension between US and China are expected to increase more further. This Taiwan first purchase from the US since 1992. Taiwan has older 150 F-16 aircraft. Now Taiwan will get these fighter aircraft with a new technology. The US has given the fighter aircraft manufacturer Lockheed Martin a contract of $62 billion in Indian rupees, I say 4.65 lakh crore to build a modern version of the F-16 aircraft for the next 10 years. देखिए, ये है आपका ताइवान, ये इधर आपका ये आपका देखना पड़ता है। इस समय चाइना और ताइवान के बीच में बहुत ही लड़ाई के माहौल बन रहे हैं। चाइना बार बार ताइवान को अपना बनाता है, वन नेशन की पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना मानता है, लेकिन ताइवान अपने आप को चाइना से अलग रखता है। ताइवान जो है अमेरिका से 66
F-16 प्लेन को खरीदा है। देखिए ये है F-16 जेट एयर, ये बहुत ही एडवांस है। और जो ताइवान के पास पहले से 150 F-16 है, उसके अलावा ये 66 जो जेट F-16 ताइवान अमेरिका से लेगा, ये बहुत ही एडवांस वर्जन के F-16 होंगे। ताइवान के जो करेंटली जो चुने हुई प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम तसाई एन विंग है। इनका जो ओथ हुआ था उसमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी 2 सेंट्रल मिनिस्टर वर्चुअली इनवाइटेड थे, उन लोगों ने ज्वाइन भी किया था ताइवान के प्रेसिडेंट के ओथ में। ताइवान जो है, चाइना जो बार बार उस पर फाइटर प्लेन्स भेज रहा है ताइवान को डराने के लिए, उसके लिए ताइवान ने अमेरिका से ये डील किया। इस वजह से अमेरिका और चाइना के बीच में और भी तनाव बढ़ने के हालात हो गए। वैसे भी ताइवान जो है साउथ सी में, चाइना जो साउथ सी में पूरा अपना कब्जा चाहता है, ताइवान कहता है ये हिस्सा मेरा है। ताइवान कभी भी अपने आप को चाइना का पार्ट नहीं बनाता है कि मैं चाइना का, और चाइना हमेशा ताइवान को वन नेशन के थ्रू हमेशा चाइना ताइवान को डराता है कि तुम चाइना के हिस्सा हो। लेकिन ताइवान इस बार पूरा ओपन फ्रंट से, और इस बार यूएस जो है वो खुले तौर पे ताइवान का सपोर्ट कर रहे हैं। आप सुने हो कि चाइना के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो ताइवान में इंटर कर रहे थे, ताइवान के जो एयर स्पेस है उसमें इंटर कर रहे थे, लेकिन यूएस के एयरक्राफ्ट भी वहाँ पे इंटर कर गए, जिस वजह से चाइना के एयरक्राफ्ट को भागना पड़ गया। और दोबारा जब ऐसा हुआ, चाइना के एयरक्राफ्ट अंदर आने की कोशिश की, तो ताइवान ने मिसाइल्स छोड़ दिए, जिस वजह से चाइना के जो एयरक्राफ्ट थे उन्हें भागना पड़ गया। चाइना कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ताइवान की तरफ से इतना एग्रेसिव रिएक्शन होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का करेंट अफेयर्स यहीं तक था। आज जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन ऑफ द डे पूछता हूँ। IMF की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और डेली करंट अफेयर क्विज देखने के लिए टीम शिक्षा को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रेगुलर फॉलो करें और डेली करंट